हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो फिर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू आज एक नई रेशियो की चर्चा शुरू कर रहे हैं। अगर आपकी पुरानी में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी देखेंगे बिल्कुल लास्ट में, कल की तरह आखिरी के 15 मिनट में। ठीक है जी। बाबू नई रेशियो की चर्चा शुरू कर रहा हूँ, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। मैंने इंट्रोडक्शन पहले ही दिया, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक रेशियो ऐसे है जिस पर वेस्ट 19 इलस्ट्रेशन है। 51 तक देना है, 19 और ऐड हो जाएंगे, आज 70 हो जाएंगे। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे एक ही दिन में करने हैं, दो पार्ट में करेंगे। एक दिन 10 करेंगे, एक दिन 9 करेंगे। लेकिन बाबू ये एक ऐसी रेशो है जिस पर मुझे लगता है कि कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि क्वेश्चन ना आए। मतलब इस लेवल की इंपॉर्टेंट, 100% ही क्वेश्चन लिखा हुआ है पेपर में, बस आपने जाके अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर डाल के। ठीक है जी। इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाता है। मतलब मैंने आपको ये भी बात करी, पिछले 10 सालों में एक बार लास्ट टू लास्ट ईयर किसके ऊपर थ्योरी आई। थ्योरी में बाई चांस किसके ऊपर आ गई, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बताओ। बाबू मैं एक बार नया कंसेप्ट लिख देता हूँ, कंसेप्ट नंबर शायद 63 है अब हमारा। बाबू इतना नोट डाउन करो पहले, फिर चर्चा को शुरू करेंगे आगे। बेटा सामने देखते रहेंगे अगले 15 मिनट एनालिसिस के। ठीक है जी, बिल्कुल सामने देखते रहेंगे, कोई कुछ लिखेगा नहीं। आयुष्मित रुक जाओ, कुछ ना होता, जितना लिखेगा बहुत लिख लिया। बाबू जब तक मैं लिक्विडिटी रेशो कर रहा था या मैं सॉल्वेंसी रेशो कर रहा था, मैंने लिक्विडिटी में बेटा कितनी रेशो पढ़ी, दो, करंट रेशो, लिक्विड रेशो। अब वो सॉल्वेंसी में 4 पढ़ ली, एक आईसीआर पेंडिंग है अभी। ठीक है ना, 5 है वहाँ पर। अब वो सबको मैंने प्योर रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, जहाँ मैं डिनोमिनेटर को बस बनाता ही बनाता हूँ, नोमिनेटर में जो आ गया वो आ गया। ठीक है बाबू, जो मैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो करता हूँ, सारी रेशो का आंसर टाइम्स में आएगा। सारी के सारी रेशो का आंसर कहाँ पर आएगा, टाइम्स में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। याद है ना, पहले ही लिखा हुआ है हमने कंसेप्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेशो, कि रेशो को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। बहुत सारे रास्ते हैं ना, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम्स में किया जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बाबू मैंने यहाँ पे लगाया सिंगल स्टार, यहाँ पे लगाया डबल स्टार, आराम से समझना, बिल्कुल जान लगाओ। लगेगा 20 मिनट लग जाएंगे, 15-20 मिनट चर्चा होते होते, क्लियर होते होते रेशो। पर बाबू जिस पे 20 इलस्ट्रेशन हो, उस पे पेपर में भी तो इलस्ट्रेशन कंपलसरली आता है। ठीक है ना, तो लगता रहे टाइम, लगता है तो मुझे लगता है 20 मिनट में अगर 3 नंबर भी पक्के होते हो तो घाटे का सौदा नहीं है इंसान का। 80 नंबर का ही पेपर है बाबू। पहले मैं सिंगल स्टार डिफाइन कर रहा हूँ, एवरेज इन्वेंट्री क्या चीज होती है। सर वैसे तो ज्यादातर बच्चे इस बात को समझ गए होंगे, एवरेज इन्वेंट्री मतलब बाबू बड़ा सिंपल सा मतलब बताता हूँ, टी फॉर्म बैलेंस शीट के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, एवरेज आ जाएगा मेरा ख्याल। ओपनिंग स्टॉक, अब तो ज्ञान देना मतलब सूरज को दीपक दिखाना। ये बताऊं ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ये बताऊं क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। भैया 11th में शुरू के 20 दिनों में जान लेता आदमी ओपनिंग स्टॉक क्या और क्लोजिंग स्टॉक क्या।
फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है और आधे दिन का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एनालिसिस सारा तगड़ा न्यूमरेटर वाले पोर्शन पर है, ठीक है ना जी। बाबू थोड़ा संभलना बेटा, मैं डबल स्टार डिफाइन कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला लिखूंगा बट फॉर्मूला इज यूजलेस। ध्यान रखना, एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। बाबू मेरे साथ साथ ना फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो आप, ठीक है जी, मेरे साथ साथ फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो आप। फॉर्मूला लिख रहे हैं सब। नोट डाउन करो फटाफट से, सामने देखना, बिल्कुल सामने, सारे काम धंधे छोड़ दो बेटा। इस रेशो के ना न्यूमरेटर में लिखा है मैंने कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब बाबू कॉक्स का मतलब होता है, मैंने 11th क्लास में क्लियर किया हुआ है, बस याद नहीं आता आपको। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ते हैं उसमें ऑपरेटिंग रेशो भी थी, मैंने क्लियर किया हुआ है बहुत अच्छा से, मुझे तो याद है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, ठीक है जी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी बेटा और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाबू कॉक्स का मतलब क्या होता है? कॉक्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो आपने गुड्स सोल्ड करे उसकी कॉस्ट आपको क्या आई हुई थी। मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने गुड्स बेचे हुए थे उसकी कीमत मुझे क्या पड़ी थी, या कह लो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच मीन सेल्स। मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। बाबू जब इस रेशो की चर्चा होगी ना, हमेशा टी फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट पर चले जाना, कोशिश भी ना करना वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ एसपीएल बनाने की। क्यों बेटा? फैमिलियर नहीं हम उससे इतने ताजे ताजे 20 दिन हुए करते हुए, और 20 दिन भी नहीं करोगे, बता रहा हूँ। पूरे साल भर में 40 दिन की भी प्रैक्टिस नहीं होती टी फॉर्म एसपीएल पर हमारी, ठीक है ना। करे भाई पिछले 20 दिन में भी हमने 2-3 दिन पढ़ा हुआ एसपीएल, कितने फैमिलियर हो उस एसपीएल से? ना आपसे ढंग से बनेगा ना कोशिश करना, ठीक है ना। क्वेश्चन में नंबर लेने से मतलब है आ जाएंगे पूरे। टी फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाऊंगा जब भी इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। जिस समय हम फैमिलियर, जिसको हमने 1.5 साल लगा के पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। आओ बाबू चर्चा करता हूँ और उसी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्या चीज़ होती है कॉक्स। बेटा जब हम टी फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे बहुत सारी बातें लिखते थे, आपको शायद याद हो। बाबू सबसे पहले हम लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, देन बेटा टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। बाबू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? नेट परचेजेस। तो मैंने सीधा लिख दिया नेट परचेजेस, मतलब वही है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। बेटा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेनली वेजेस और कैरेज इनवर्ट। वैसे वहाँ 11th क्लास में 11 बताए हुए हैं, पर बता देता हूँ 12th में ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादातर ये दोनों नाम रिपीट होते रहते हैं, वेजेस और कैरेज इनवर्ट। फिर भी मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। 3 ही बातें थी, 3 ही बातें थी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड बेटा 2 बातें, एक तो नेट सेल्स, नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। बाबू नेट सेल्स, और बेटा एक और बात थी क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक।
बेटा हम हाईएस्ट टोटल करते थे दोनों साइड का, मतलब बैलेंसिंग करते थे, और जहाँ कहीं भी बैलेंस आता था वो निकाल देते थे। अगर डेबिट साइड बैलेंस बच रहा था तो ग्रॉस प्रॉफिट था, अगर यहाँ बच जाता था तो वो ग्रॉस लॉस था। ऐसा ही किया आपने। एक हाइपोथेटिकल फिगर भी एज्यूम करा दो, कुछ हजारों में राउंड ऑफ में। आइए शीट फिगर बताना ओपनिंग स्टॉक की, क्या लिखो? कुछ हजारों, 50,000। नेट परचेज की फिगर आदित्य कुछ लाख में बता दो, 1 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 से कम, 10,000 से ज्यादा। पार्थ भाई क्या लिखो? 10 से ज्यादा हो जाए, 50 से कम 30 लिख दो। अब प्लीज मेरी तरफ देखते रहना, मैं ये फिगर्स अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, क्योंकि आप उल्टी सीधी बता दोगे तो फिर जो कंसेप्ट है वो नहीं मैं समझा पाऊंगा आपको। बेटा टोटल करना, इस साइड का टोटल 180, साइड का 220। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स। जीपी कैलकुलेट हो गया 40,000 रुपये। प्लीज अब सामने देखना, मैं वर्ड क्लियर करने जा रहा हूँ आपको, कॉक्स कैसे बना। बाबू जब साल शुरू हुआ मेरे पास कितने रुपए का सामान पड़ा था? 50 का। बेटा मैंने साल भर में 1 लाख का सामान और खरीद लिया, 50,000 और 1 लाख कितना हो गया? 1.5 लाख। बाबू इस सामान को खरीदने का खर्चा आया मेरे ऊपर 30,000, यानी कि अल्टीमेटली मुझे सामान की कॉस्ट कितनी पड़ी हुई है? मेरे पास जो सामान पड़ा 50,000, 1 लाख और 30,000, मतलब 1,80,000। बाबू 1,80,000 का सामान मेरे पास था, जब साल खत्म हुआ तो 70 का बच गया। मतलब मैंने कितने का सामान बेच दिया? 1,10, 1,80 का तो था ही, 70 का आखिरी दिन में बच गया। मतलब मेरे पास कितना, मैंने कितना सामान बेच दिया? 1,10। वो बात अलग है कि जो मैंने 1,10 का सामान बेचा वो बेचा 1.5 लाख में, वो बात अलग है। पर मुझे तो कॉस्ट 1,10 ही आई हुई थी। ये बात सब देख पा रहे हैं कि मैंने 10 की चीज ही बेची है 1.5 लाख रुपए में। समझ में आया? रीडिंग समझ में आ रही है? बाबू यही कॉक्स है। अब मैंने कैसे निकाला? बेटा इन तीनों को ऐड करा, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले जाऊंगा तो माइनस में तो आएगा, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, आ गया बेटा मेरे पास कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपने गुड्स बेचा उसकी कीमत आपको क्या पड़ी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दोबारा बताऊं, जब साल शुरू हुआ 50 का स्टॉक पड़ा था, 1 लाख का और खरीद लिया, खरीदने पे खर्चे करे 30,000, मतलब 1,80 का सामान मेरे पास था। जब साल खत्म हुआ तो 70 का बचा, मतलब तो 1,10 का कहाँ गया? कहीं तो गया ही, बिक गया बेटा। कितने का बिका वो बात अलग है कि 1.5 का बिका, पर मुझे तो कीमत 1,10 ही पड़ी हुई थी। ठीक है ना जी? तो बाबू इसको भी रटना है तो बस फिर भैया मैं चुल्लू पर पानी भरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दे सकता आपको। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कैरेज इनवर्ड। वेजेस और कैरेज इनवर्ड जो मैंने बोले वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हैं, पर स्पेशली ये दोनों ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मैंने अलग से लिख दिए। और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। मैंने फॉर्मूले का एनालिसिस सिखाया, रटना नहीं। समझ आएगा? दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा मैथ्स जानते हो तो दूसरा फॉर्मूला तो खुद ब खुद डेराइव हो जाता है। कैसे? समझने की कोशिश करो। बाबू इन तीनों को ऐड करा, क्लोजिंग स्टॉक इधर आया तो माइनस में आया, सेल्स यहाँ लिखा है, अगर जीपी इधर चला जाएगा तो माइनस में तो जाएगा। अगर 1 2 3 -4, 4 चीजें एक तरफ लिखी हैं, और अगर 1 -2 दूसरी तरफ लिखी हैं, ये दोनों बराबर ही तो दिखाई दे रही हैं आपको, बिल्कुल बराबर ही है। यानी कि इन तीनों को जोड़ो और इसको माइनस करो, और इसको में से इसको माइनस करो, बिल्कुल बराबर ही तो होगा। सेल्स माइनस जीपी, 1.5 लाख माइनस 40,000, 1,10 ही तो आया। मैंने अगेन मैथ्स का तो यूज किया। पहले फॉर्मूले से कितना आ रहा था कॉक्स? 1,10, अब कितना आ रहा है? 1,10। आप खुद समझो ना भाई, मैंने 1.5 लाख का सामान बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया उसमें? 40,000 है ना। प्रॉफिट हटा दो तो वही तो आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि मैंने जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ी हुई थी। ठीक है? अच्छा अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन में ये साइड ज़्यादा होती, ये साइड ज़्यादा होती, तो इस तरह बैलेंसिंग फिगर आती, क्या लिखता? बाय ग्रॉस लॉस। समझदार को इशारा काफी, अगेन इक्वेशन तो वही है। इन तीनों को जोड़ा, अगर क्लोजिंग स्टॉक को इधर लाया तो माइनस में लाया। यहाँ दो चीज़ें लिखी हैं, सेल्स और ग्रॉस लॉस।
उस केस में सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस आपको कॉक्स बताता, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर 3 फॉर्मूला है, मैंने तीनों के तीनों फॉर्मूला समझा दिए बेटा, पहले ही लिखवा दिए थे, समझा अब दिए। अभी तक बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, पक्का एनालिसिस क्लियर है? अगर सच में आपको क्लियर है तो मैं बता देता हूँ, मैंने अभी 50% बात बताई, पता नहीं कहाँ से क्लियर है। बेटा एक क्वेश्चन पहले मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 52, आप सिर्फ देखेंगे कि मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने आपको तरीका बता दिया, मुझे जब इतनी सारी चीज़ें देता है ना भैया, मेरे से नहीं होती प्रोसेस, मेरा दिमाग करता नहीं प्रोसेस ना, मैं थ्योरेटिकल फॉर्मूला लिखने में विश्वास रखता हूँ। मैंने चीज़ों को समझा है, मैं ट्रेडिंग अकाउंट टी फॉर्म बना दूंगा रफ में, वहाँ से सोचूंगा क्या करना है, बाकी आप देखो आपने कैसे करना है। मैं हर क्वेश्चन में बना सकता हूँ, हर क्वेश्चन में मेरी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है जी। बाबू मुझे इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग देता है, इन्वेंट्री एट द एंड देता है, परचेसेस, वेचेस, कैरेज इनवर्ड और सेल्स। बाबू कुछ 6 डेटा देता है, बाबू 6 के 6 का इस्तेमाल है, कोई भी यूजलेस डेटा नहीं है फिलहाल। आओ जी एक काम करता हूँ बेटा, मैं ना फॉर्मेट मेरा रेडी है, इसी में ही पुट करता हूँ सारी के सारे फिगर्स। बेटा क्वेश्चन है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग दी और इन्वेंट्री एट द एंड 90,000 और 110, परचेसेस 230, वेजेस 70, कैरेज इनवर्ड 20 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख। अच्छा जी, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड, परचेसेस 2,30,000। बेटा वेजेस और कैरेज इनवर्ड दोनों मिलाकर बनेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 20 और 70 थे, हाँ 70 और 20 मतलब 90। और बेटा मेरे पास सेल्स है 4 लाख। बाबू चाहे तो जीपी कैलकुलेट कर लो, चाहे जीपी के बिना कर लो। अच्छा इस साइड का टोटल 510, इस साइड का टोटल 410, जीपी कितना आ गया 1 लाख। अब कोई फॉर्मूला लगा लो जो आपको अच्छा लगे, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आईटीआर, ये इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, ठीक है जी। सीए की भाषा में तो आईटीआर का मतलब एक ही होता है, वैसे इनकम टैक्स रिटर्न। अब फिलहाल मेरी भाषा में 2 और हो गए, ठीक है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और वो फॉर्मूला है कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बेटा कॉक्स सेल्स माइनस जीपी, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, वरना वो तो जिंदाबाद फॉर्मूला, इन तीनों को जोड़ो और इसको माइनस कर दो, तब भी आना वही है, जो आना वही आना है। और वो 3 लाख रुपए ही आएगा कॉक्स हर हाल में। एवरेज इन्वेंट्री बाबू 90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1 लाख रुपए की एवरेज है मेरे स्टॉक की। बेटा रेशो का आंसर कैसे एक्सप्रेस करूँ इस रेशो, टाइम्स में, पहली लाइन ही बोली थी इस रेशो को समझाते हैं टाइम। बाबू रेशो का आंसर आएगा 3 टाइम्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस ये बताओ रेशो कहती है क्या समझ आया? तुम कह रहे थे सारा समझ आ गया, बताओ फिर समझाओ, रीड करके बताओ। एनालिसिस कैसे करते तो रट लिया तुमने, कोप्स कैसे निकालते हैं, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, तुम्हें क्या लगा आइडिया समझ में आ गई तुम्हें? नोमरेटर को समझना और डिनोमिनेटर को समझना मतलब आईटीआर को समझना। चलो फिर बताओ रीड करके क्या कहती है रेशो, देखे तुम्हारा एनालिसिस क्या समझे तुम। कुछ समझ आ रहा है बात? रेशो से देख कर रेशो को कि क्या हो रहा है मानसी जी, कुछ कंट्रीब्यूट करो। अवनी कुछ बताओ। चलो फिर ठीक है, अब पता है ना कि नहीं पता, तो समझने की इच्छुक हो या छोड़ दो, क्वेश्चन हो जाएंगे ये पक्का है। जानना चाहते हो तो फिर चलो सामने देख लो, एनालिसिस भी देख ही लेते हैं। बाबू एवरेजली मेरी दुकान में ना 1 लाख रुपए का स्टॉक रहता है, दिखाई दे रहा है, एवरेजली दुकान पर 1 लाख का स्टॉक पड़ा रहता है। मैं फिर भी इससे 3 लाख की कीमत के गुड्स बेच देता हूं, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जितना स्टॉक है उससे 3 गुना सामान बेच देता हूं, 3 गुना, 3 टाइम्स।
दो तरीके से एनालिसिस कर दिया। दोनों तरीके सुने आपने ढंग से? कुछ बातें हिंदी में ही क्लियर होती हैं और बहुत अच्छी क्लियर होती हैं, दोबारा सुन लो। एक टाइम पर मेरी दुकान में 1 लाख से ज्यादा का गुड्स नहीं होता है। एवरेज इन्वेंट्री जो मेरी दुकान में बड़ी रहती है वो 1 लाख की बड़ी रहती है। तब भी अगर मैं साल भर में देखूं तो उस 1 लाख से मैं 3 लाख का सामान बेच देता हूँ। मतलब ऐसा होता होगा 1 लाख का सामान है, बिकता गया बिकता गया बिकता गया, दोबारा 1 लाख का सामान है, बिकता गया बिकता गया बिकता गया, तीसरी बार है और फिर बिकता गया बिकता गया बिकता गया। समझ में आ रही है बात? यानी कि ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 लाख रुपए का एवरेजली स्टॉक रहता है, मैं 3 गुना बेच देता हूं उससे। ठीक है, पक्का से? अभी तक बात किया? पक्का? आगे बढ़े? अभी मेरा एनालिसिस पूरा नहीं हुआ, अगर आपको लग रहा हो अभी भी पूरा हो गया, अभी भी है कुछ बात, एक आखिरी बात। सर मैंने कोशिश करी आपको समझ आए, और मैं चाहूंगा बिल्कुल समझे ही रहना, रटना नहीं। बाबू जहां मैंने रेशोस लिखी थी ना, वहां पर मैं एक और रेशो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है ना? आपने, मुझे लगता नहीं आगे कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा ना इसके बाद, वही लिखना है आपको। ठीक है जी, मेरे साथ साथ लिख दो पहले। बाबू क्या बताती है अब ये रेशो? बता देता हूँ, पेपर में जब भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पूछी जाती है, ज्यादातर देखा जाता है ये रेशो साथ में पूछी जाती है। और ये क्या चीज होती है? एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या होल्डिंग पीरियड। मतलब कि एक बार स्टॉक बेचने में कितना टाइम लगा। इधर देखना, अभी मैंने देखा बाबू पहले क्वेश्चन से कि मेरी दुकान पर एक टाइम पर कितना स्टॉक रहता है, 1 लाख। उसको कितना कन्वर्ट करता हूँ? 3 गुना कन्वर्ट करता हूँ। उस 1 लाख का सामान मैं 3 लाख में कन्वर्ट करके बेच देता हूँ। यही करता हूँ ना मैं। 1 लाख का स्टॉक रहता है दुकान पर, सोचो कन्फेक्शनरी शॉप है, 1 लाख का स्टॉक पड़ा है, तब भी साल भर की सेल 3 लाख आ रही है। यानी कि मैंने स्टॉक को कितना करा, 3 टाइम्स कन्वर्ट कर दिया ना, है ना? वो ये बताता है कि एवरेज एज कितनी है इन्वेंट्री की, मतलब एक बार इन्वेंट्री बिकने में कितना समय लगता है। ठीक है जी बाबू, इसका आंसर डेज में भी आ सकता है, मंथ्स में भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप नोमरेटर क्या लेते हो। नोमरेटर लेने के आपके पास दोनों ऑप्शन है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर या नंबर ऑफ डेज इन अ, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर लिखना था यार बाद में। यार ये ना नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर है। मुझे ना स्लैश डेज के बाद लगाना था यहाँ पर, वो गलती से बाद में लगा दिया मैंने, जिससे मतलब बिगड़ गया इसका। अब बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन ईयर या नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। मैं ज़्यादातर बेटा नंबर ऑफ डेज इन ईयर लेता हूँ। एक साल में 365 दिन डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। प्लीज सामने देखना बाबू, ध्यान रखना, अगर मान लो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और मान लो कभी ऐसा भी आ जाए 91.25, सर डेज कभी पॉइंट में हो सकते हैं क्या? और इसका राउंड ऑफ हमेशा अपर साइड होगा, नॉट अ लोअर साइड। ये मत कह देना 91 डेज, सीधा अगर 91 दिन पूरे हो गए और अगला दिन थोड़ा सा भी लगा तो 92 तो हो गए। ठीक है ना? अपर साइड ही राउंड ऑफ होगा, तो बाबू ये कैलकुलेट होकर आएगा 122 डेज, क्योंकि मैं अपर साइड ही राउंड ऑफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है जी, क्या समझे इससे? बाबू एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या होल्डिंग पीरियड, एवरेज एज मतलब एक बार इन्वेंट्री कितने दिन में बिकती है, आपके पास कितने दिन पड़ी रहती है, आप खुद समझो। पिछला ही एग्जांपल कंटिन्यू चल रहा है, मेरी दुकान पे कितने का स्टॉक रहता है, 1 लाख। कितनी बार बेचा था मैंने उसे? 3 बार। यानी कि पहली बार बेचने में कितने दिन लग गए, 122 दिन। फिर 1 लाख का सामान आया,
फिर 122 दिन में बिक गया, फिर 1 लाख का सामान आया, फिर 122 दिन में बिक गया, साल खत्म हो गया और 3 लाख का बिक गया। समझ में आया? ये बताते हैं एवरेज एज कितनी है इन्वेंट्री की, एवरेज होल्डिंग पीरियड कितना है, एक बार कितने दिन तक होल्ड रहता है आपके पास स्टॉक। दिखाई दे रहा है बेटा? एक बार में मेरे पास लगभग 122 दिन रहता है। पूरी की पूरी रेशो आईटीआर के ऊपर डिपेंड करती है, आईटीआर के ऊपर ही तो डिपेंड करती है पूरी की पूरी रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो आएगी उसके हिसाब से ही बनेगा ना इसका आंसर भी। अगेन रीडिंग इंपॉर्टेंट है, दोनों रेशो की मैंने रीड करना सिखाया। समझे? मतलब समझ में आया? अच्छा, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो क्या बताती थी? इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा हुआ है, मैंने हमेशा कहा जब भी मैं रेशो शुरू करूंगा बताऊंगा जरूर। खैर अभी तो मैंने एक ही बताई, पर मैं आगे भी बताऊंगा। पर बाबू एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो पता है क्या बताती है? बाबू एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो बताती है हाउ एफिशिएंटली फर्म यूजेस इट्स रिसोर्सेज टू कन्वर्ट इनटू सेल्स। कितना अच्छा इस्तेमाल कर दिया फर्म अपने रिसोर्सेज का ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल निकाल पाए। और मुझे दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन में कि अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। मेरे पास रिसोर्सेज 1 लाख रुपए के ही हैं, मैं उससे 3 लाख तो बना ही रहा हूँ यार सेल्स। ठीक है ना जी? इसलिए कहता हूँ भैया रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है। तभी मैंने बोला था कि मेरे बच्चे थ्योरेटिकली भी लिख कर आए थे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना? और इसमें कोई, ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, बच्चों की बहुत तारीफ है कि वो अच्छा सुनते हैं और पढ़ते हैं। भाई साहब एक क्लास में मेरे 2 बच्चे बैठे हुए थे, पूरी क्लास बोल रही थी भैया ये बता दो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो, कोई लिखवा दो थ्योरी। इवन अलग अलग स्कूल के टॉपर्स भी पूछ रहे थे। तो ये भी हालात हो जाते हैं बेटा पेपर में, अगर यहाँ सुना हो, क्योंकि आपको पता है मैंने तो एनालिसिस करना है। अब कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना जो यूट्यूब पे जिसमें इतना एनालिसिस हुआ हो, एक भी वीडियो पे इतना एनालिसिस हुआ एक रेशो पे, कोई भी नहीं मिलने की आपको। सब काम चलाओ काम कर देते हैं, बच्चे को लगता है मुझे समझ में आ गया। भैया तू फील लेता रहा समझने की, हमें पता है कितना आता है। ठीक है जी, क्लियर है मेरी तरफ से? अब बाबू इस पर बेस 19 इलस्ट्रेशन है, 52 से लेकर 70 तक। 52 मैंने कर दिया, अब आगे बढ़ेंगे 61 तक। आज का आपका होमवर्क और क्लास वर्क रहेगा, जितना समय बचेगा वो यहीं करते हैं, बाकी बेटा होमवर्क में देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 53 में स्क्रीन पर ला रहा हूँ एक बार। बाबू 1 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा समय ना लगे, करना शुरू कर दो। बाबू क्या समझ नहीं आया ये क्वेश्चन कैलकुलेट करते टाइम? सब कुछ कैलकुलेट हुआ? रेडी का मूव बनाया अच्छे से? कुछ चीज़ें यूजलेस होंगी शायद, मेरे को लगता है एक आध चीज़ तो बिल्कुल यूजलेस थी। नहीं, रिटर्न आउटवर्ड भी यूजलेस थी। क्यों? आपको पता है रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड सेल्स रिटर्न नहीं बाबू, रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब होता है? वो रिटर्न जो बाहर गई, रिटर्न आउटवर्ड। भाई रिटर्न बाहर तभी जाएगी जब कोई चीज अंदर आई होगी। अंदर आती है परचेसेस, तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न। अगर ये परचेज रिटर्न है और पहले से मुझे नेट परचेजेस गिवन है तो यूजलेस नहीं है। नेट परचेजेस का क्या मतलब होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो मैंने क्या करना था रिटर्न आउटवर्ड का? कुछ भी नहीं। दूसरी बात, कैरेज आउटवर्ड भी यूजलेस है। इधर देखना बेटा, कैरेज का मतलब किराया भाड़ा। बाबू इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या अंतर होता है फिर? रिटर्न सॉरी कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में क्या अंतर होता है बेटा? जो गुड्स खरीदने की कैरेज होती है वो इनवर्ड है, जो गुड्स बेचने की होती है वो आउटवर्ड है। बेटा ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट। गुड्स खरीदने के खर्चे डायरेक्ट होते हैं और गुड्स बेचने के खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। समझाने के लिए एक बात बोल देता हूँ, जितने बच्चे टकाटक लिख के जा रहे हो ना, अगर 2 बात पूछ लो ना 2 नहीं बता पाओगे सिर्फ, बाकी तो मैं बहुत बात की बात करता हूँ। पता नहीं क्या इनको जल्दी है। अच्छा अगर 8 इलस्ट्रेशन होमवर्क मिल जाएंगे तो ज़्यादा मिल जाएंगे क्या? क्या है इन इलस्ट्रेशन में? कितनी देर लगती है इसको करने में? आपको नहीं लगता मैं 19 दे सकता हूँ? आपकी सहूलियत का ध्यान रखता हूँ तो ही तो 8 बोल रहा हूँ। पहले मेरी बात भी सुन लो ना, फंस जाओगे आगे बचोगे कल बच जाओगे। एक दिन रट के देख लो, आपको लगता है चल जाएगा काम आपका तो वो कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या अंतर है थोड़ा सा ये समझो।
बेटा आप ना दिल्ली से गुड्स खरीद कर लाते हो रेलवे के थ्रू। बेटा रेलवे के थ्रू आपके गुड्स आए, ठीक है, आपने क्या करा, रेलवे को किराया भाड़ा दिया कुछ भी, पर कार्टन 400 रुपये, 400 रुपये दिए, अपना कार्टन उठा लें। बेटा ये कैरेज इनवर्ड है, ये जो किराया भाड़ा आपने दिया ये गुड्स खरीदने का दिया, ठीक है। आपकी दुकान नेहरू मार्केट में, बाबू आपकी दुकान पर एक कस्टमर आता है फ्रॉम कोट रोड, आपसे सामान खरीद कर लेकर जाता है अच्छा खासा 20-25-30 हज़ार रुपये का, उसने आपको कहा कि सामान आप ही भिजवाओगे। आप अच्छे से जानते हो यार मैं एक रिटेलर हूँ या मैं एक होलसेलर हूँ और मैंने 20% का मार्जिन कमाया हुआ है, 30,000 का सामान इसने मुझसे लिया, 20% का जी मैंने 6,000 रुपये कमाए हुए हैं। अगर रिक्शे पे 50 रुपये खर्चोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कभी माइंड ही नहीं करते अगर आपका कस्टमर आपको कह देता है जी दुकान तक भिजवा दो तो सामान, जी बिल्कुल आप पहुँचो दुकान तक आ जाएगा सामान। आपने रिक्शा करवाया, रिक्शा के थ्रू सामान भिजवा दिए, 50 रुपये दिए, बेटा ये भी किराया है, पर एक गुड्स बेचने का किराया है, इससे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल्स के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बाबू मुझे इससे रिलेटेड अब कोई बात नहीं करनी, आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऐसे आनी चाहिए थी, नोमिनेटर 5,10,000, डिनोमिनेटर 40,000, यानी कि रेशियो आनी चाहिए थी 12.75 टाइम्स, ठीक है। अब बाबू एक और बात जो इससे रिलेटेड थोड़ी सी है जो आपको काम आएगी अगली सारी रेशियो में। बाबू पेपर क्या करता है थोड़ा सा ये भी समझो। बेटा अभी आपने देखा सेल्स माइनस जीपी को मैं कॉक्स कह रहा था, तो ऐसे भी तो बोल सकता हूं कॉक्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। रिटर्न माइनस किया हुआ है, माइनस किया हुआ रिटर्न आउटवर्ड। बाबू मेरा ख्याल तो नहीं किया होना चाहिए, कहाँ किया हुआ पुत्र, उसने लिखा हुआ नेट परचेजेस दैट इज परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग 30,000, नेट परचेसेस 5 लाख, 5 30 और 65, 595, 595 में से माइनस कर दिए 50, 545 और 550। हो सकता है इन्होंने माइनस कर दिया 30 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 5, कहीं भी माइनस नहीं करा हो बेटा। बाबू ये आपके सामने मैं आंसर की बात कर रहा हूँ। अब ये देखो ना ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 30,000। अब आप देखते रहो अच्छे से, अब देर लग रही तो लग ही जाए। नेट परचेजेस 5 लाख, 25,000 रुपये वेजेस के जुड़ने ही चाहिए थे बेटा। उसके बाद 5,000 रुपये कैरेज इनवर्ड के जोड़े जो कि जुड़ने चाहिए थे बेटा। 1 2 3 4 माइनस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000, कहाँ माइनस कर रहा रिटर्न आउटवर्ड, अब आप बता दो। चलो जी बाबू मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया था कॉक्स का सेल्स माइनस जीपी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कॉक्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है ना। मैंने 5 लाख की सेल करी, 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो कॉस्ट कितनी है मेरी 4 लाख, 5 माइनस 1 4 लाख। तो ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 4 लाख में अगर 1 लाख जोड़ दो तो सेल्स आ जाएगी, ठीक है जी। बाबू मान लो मैंने इसको 80 रुपये मान लिया, जीपी को 20 और सेल्स को 100। पहले बता देता हूँ जो मैं बात बताने जा रहा हूँ मैंने 11th में बताई थी। तो ये अपनी तो प्रयास पूरे थे, वो बात पता नहीं बेटा लोगों को कब समझ में आएगी, आ जाएगी किसी दिन तो आ जाएगी पक्की बात। आज भी दिखा देता हूँ 10 मैसेज कम से कम सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले बच्चों के कि भैया आपके 12th के कंसेप्ट बड़े काम आए सीए फाउंडेशन में। आती है एक एज के बाद आती है, सब आता है समझ। बाबू मैं इसको बोल सकता हूँ, तो देखो इस बात को बोलने के लिए ना मेरे पास 2 अलग अलग रास्ते हैं, थोड़ा सा आराम से समझना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जीपी इज 1/4 ऑफ कॉक्स, जीपी कितना है, चाहे 25% ऑफ कॉक्स बोल लो चाहे 1/4 ऑफ कॉक्स बोल लो,
कॉक्स का 1/4, बेटा कॉक्स का 1/4 ही तो है जीपी, या कॉक्स का 25% ही तो है जीपी बेटा। और मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं जीपी इज 1/5 ऑफ सेल्स, सेल्स का 1/5 है, या बेटा सेल्स का 20% है। दिखाई दे रही है बात? यानी कि हमेशा ध्यान रख लेना, प्रॉफिट को बोलने का कोई एक तरीका नहीं होता। आप इस प्रॉफिट को कॉस्ट की सेंस में भी बोल सकते हो, आप इस प्रॉफिट को सेल्स की भी सेंस में बोल सकते हो। दिखाई दे रहा है? दोनों सेंस है। अब पेपर क्या करता है, थोड़ी सी कोची हरकत समय बर्बाद करने के लिए। बाबू आपको क्या देगा, आपको पेपर में देगा सेल्स, सेल्स दे दी कोई भी एक्स अमाउंट 7 लाख, और आपको कहेगा जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट। आप हो गए पागल आदमी, सेल्स बताई 7 लाख, जीपी दिया कॉस्ट की सेंस में। क्या बताया उसने? जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट या 25% ऑफ कॉस्ट। आप हो गए यार बच्चा अजीब आदमी है। और मैं बता देता हूँ, मैथ्स वाले बच्चों को जब कुछ नहीं मिलता तो क्या मिलता है, उन्होंने कहना कॉस्ट इज एक्स, जीपी इज 0.25x, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन सॉल्व करते रहो बैठ। ठीक है जी। या पेपर क्या करता है बाबू, कॉस्ट दे दी आपको, मान लो कॉस्ट ही दे दी 7 लाख, और आपको कहा जीपी इज 20% ऑफ सेल्स। आओगे बहुत ही बेकार आदमी है भाई। तो कॉस्ट देकर जीपी सेल्स की सेंस में, यार ये क्या बेवकूफी है। फिर आप इसको एक्स मानना शुरू कर देते हो और कहीं ना कहीं जो भी आप इक्वेशन बनाते हो। सर इसका ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, ठीक है ना जी, वो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होगा। और मैं बता देता हूँ इस चैप्टर में, अभी तो आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैं इसका इस्तेमाल दिखाऊंगा 3 दिन के बाद। फैन हो जाओगे, फैन, ठीक है ना, पंखे हो जाओगे मेरे, ठीक है। आओ सामने देखना, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। सिर्फ रुक जाओ 3 दिन और, मजा ना आ गया तो कह देना। वो एक बात बताओ, कॉस्ट बड़ा होता है या सेल्स? हमेशा सेल्स बड़ी होती है, कॉस्ट में कुछ जुड़ता है तो जाके सेल्स आ रही है, ठीक है ना। बाबू बस वैसे ही सोच लेना, अगर कभी प्रॉफिट आपको दिया हो हाफ ऑफ कॉस्ट, इट इज 1/3 ऑफ सेल्स। कभी आपको प्रॉफिट दिया हो 1/3 ऑफ कॉस्ट, बेटा डिनोमिनेटर में एक प्लस करते जाओ, इट इज 1/4 ऑफ सेल्स। अगर ये 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ सेल्स है, 1/5 तो 1/6, 1/6 तो 1/7, 1/7 तो 1/8, ये कहानी चलती रही, ठीक है। चाहे किसी एग्जाम्पल में लगाकर देख लेना, ये लगता है, ठीक है ना। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी देख लो अगर देखने का मूड है। मान लो मुझे सेल्स गिवन होती और कहा होता जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 25% का मतलब सब समझते हैं, परसेंट हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1/4। जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट, दी भी सेल्स है, प्रॉफिट बताया हुआ है आपको कॉस्ट के सेंस में। अगर 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो मतलब क्या है, 1/5 ऑफ सेल्स। अगर सेल का 1/5 है, सेल का 1/5 सीधा कैलकुलेट करना, सेल का 1/5 मतलब 20, सेल्स माइनस जीपी करोगे क्या आएगा, डायरेक्टली कॉक्स निकाल पाओगे। इस रेशो के लिए कॉक्स चाहिए ना, बार बार इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा कॉक्स निकालने के लिए, इसी फॉर्मूले का जो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। कहीं कॉक्स निकालने वाले हो एक्स मान के बेवकूफों की तरह, इतना लेंथी कर दो क्वेश्चन को, 1 मिनट की बात के पीछे 10 मिनट नहीं खर्चे जाते। समझ आई बात? अब 61 तक होमवर्क है, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।